गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। जैसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि अभिप्रेरणा के कितने सिद्धांत हैं। उन्हीं के बारे में आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे। अभिप्रेरणा के सिद्धांत जैसा कि आप देख ही रहे हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत की बात करेंगे हम मेस्लो का सिद्धांत, नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, नेक्स्ट संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मॉर्गन का सिद्धांत और मैक्सीलेन का सिद्धांत। आज की क्लास में इन्हीं पे हम बात करेंगे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले मेस्लो का सिद्धांत। मेस्लो ने अपने सिद्धांत में आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत पे बात की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 5 सिद्धांत बताए हैं। मनोदैहिक शारीरिक आवश्यकता, जो मनुष्य की पहली जो आवश्यकता होती है वो होती है शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता के बाद में उसको होती है सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा के बाद में मनुष्य को प्रेम व स्नेह की आवश्यकता होती है। इसी के साथ जुड़ते जुड़ते फिर उसे आत्मसम्मान की आवश्यकता की जरूरत होती है। फिर आत्मसम्मान की जहाँ उसको आवश्यकता पूरी होती है तो उसे आत्मसिद्धि की प्राप्ति की आवश्यकता वहाँ पर होती है। मेस्लो ने यहाँ पर जो अपने सिद्धांत है पदानुक्रम का सिद्धांत, इसको जो शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा आवश्यकता को निम्न स्तर की श्रेणी में बांटा है और प्रेम स्नेह की आवश्यकता, आत्म सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता को उच्च स्तर की श्रेणी में बांटा है। तो पहली हम बात करते हैं शारीरिक आवश्यकता क्या क्या है। शारीरिक आवश्यकता, मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता मेस्लो के अनुक्रम में सबसे नीचे आती है। अभी हम बात ही कर रहे थे, जो पहली आवश्यकता है निम्न स्तर की श्रेणी में प्रथम जो अनुक्रम है प्रथम श्रेणी का, उसमें सबसे नीचे का है शारीरिक आवश्यकता। तो शारीरिक आवश्यकता मनुष्य की भूख, प्यास, काम, इच्छा तथा अन्य शारीरिक आवश्यकताएं सम्मिलित होती है, जिसके अभाव में व्यक्ति का जीवित रहना संभव नहीं है। ये मेस्लो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि व्यक्ति की सबसे पहली शारीरिक आवश्यकता वो अपनी संतुष्टि करना चाहता है, शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि चाहता है। इसके बाद ही वह अपनी अन्य सामाजिक आवश्यकताओं के बारे में वह सोचता है। नेक्स्ट जो आवश्यकता है वो हमारी है सुरक्षा की आवश्यकता। जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसके सामने दूसरी महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है वो सुरक्षा की आवश्यकता होती है। हमने बात की थी शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत सबसे पहले व्यक्ति की जो शारीरिक आवश्यकता होती है भूख, प्यास, काम, इच्छा, वो जब पूरी हो जाती है उसके बाद में वह सुरक्षा की आवश्यकता की उसको जरूरत होती है। सुरक्षा की आवश्यकता में शारीरिक तथा सामूहिक दुर्घटनाओं से स्वयं को बचाने की आवश्यकता इसके अंदर सम्मिलित होती है। मतलब वह इस तरह की आवश्यकता में वह विभिन्न प्रकार के भी जो भी डर है, जो वो अपने आप में असुरक्षा होती है उसे, तो उससे बचने के लिए अपने आप को सुरक्षा की आवश्यकता का सिद्धांत यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है स्नेह पाने या देने की आवश्यकता। जब 2 सिद्धांत पूरे हो जाते हैं तो मेस्लो का तीसरा सिद्धांत ये हो गया स्नेह पाने या देने की आवश्यकता। इस तरह की आवश्यकता के कारण व्यक्ति, परिवार, स्कूल, धर्म धीरे धीरे क्या है कहने का मतलब है, जब वो दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब व्यक्ति को स्नेह मतलब प्यार लेने और देने की आवश्यकता होती है। तो वो कहाँ मिलता है? एक परिवार में, स्कूल में, धर्म से जुड़े हुए लोगों में या जातियों के अंदर। ये सब हमें एक समाज के अंतर्गत हमको मिलता है, जिसके अंदर हम तादात्म्य स्थापित करता है, मतलब कि तालमेल बनाकर ही ये चीज़ें हमको मिलती है। और व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि हम भी अपने समूह के प्रमुख सदस्य हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति अपने समूह के अन्य सदस्यों के प्रति भी स्नेह दिखाता है। जहाँ हम प्यार दिखाना चाहेंगे वहीं हम प्यार पाने की कोशिश भी हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम्मान की आवश्यकता। जब
इंसान की तीनों आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, यानी कि तीनों आवश्यकताओं से संतुष्टि मिल जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति में सम्मान पाने की आवश्यकता की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे हम आगे की ओर या आयु की उसे देखें, तो हम लोग सबसे पहले जो सिद्धांत आया, फिर नेक्स्ट आया, फिर नेक्स्ट आया, फिर उसके बाद हम लोगों को सम्मान की जरूरत हो जाती है। वही यहाँ पे मैस्लो बता रहे हैं कि जब तीनों आवश्यकताएं की संतुष्टि हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति में सम्मान पाने की आवश्यकता की उत्पत्ति हो जाती है। इस आवश्यकता में आंतरिक सम्मान कारक जैसे आत्म सम्मान, उपलब्धि, बाह्य सम्मान जैसे कारक सम्मिलित हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट है मेस्लो के सिद्धांत, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। जब ये चारों सिद्धांत हमारे पूरे हो जाते हैं, तब हम लोग अपने आत्मसिद्धि की कि हाँ हमने सब कुछ पा लिया है, अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, तो वो उसकी भी आवश्यकता हमको जरूरी है। तो मैस्लो यहाँ इस सिद्धांत में बता रहे हैं आत्मसिद्धि सबसे जो उच्च स्तर का है, उसकी आवश्यकता है जहाँ पर सभी व्यक्ति नहीं पहुँच पाते हैं। आत्मसिद्धि एक जटिल संप्रत्यय है जिसे परिभाषित करना थोड़ा कठिन है। फिर भी आत्मसिद्धि से मनोवैज्ञानिकों का तात्पर्य अपने अंदर छिपी क्षमताओं की पहचान करना, हमने क्या पाया क्या नहीं पाया, उनकी पहचान करना, कितना हमने अचीव किया कितना नहीं किया, तथा उन्हें उपयुक्त तरीके से कैसे विकसित करने की आवश्यकता से होता है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है जिन व्यक्तियों में आत्मसिद्धि पूर्ण हो जाती है, उन्हें अपने व्यक्तिगत विकास से काफ़ी संतुष्टि होती है। मतलब जहाँ जैसे जैसे वो डेवलपमेंट अपने आप में करता रहेगा, उसको वहाँ पे आत्म संतुष्टि मिलती रहेगी। ये थे मेस्लो के सिद्धांत। अब हम बात करते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। देखिए यहाँ पे इन्होंने यही बात कही है, जो मेस्लो का ये सिद्धांत था 1954 में इन्होंने दिया था, और ये पांचों श्रेणियों को इन्होंने विभाजित किया है, जिसमें हमने बात की थी शुरू के अंदर ही कि जो 3 सिद्धांत निम्न स्तर के जो सिद्धांत हैं, उनमें दो आवश्यकताओं को बताया गया था, एक शारीरिक आवश्यकताओं को और सुरक्षा की आवश्यकताओं को। और जो 3 श्रेणियों में रखा गया था, उनमें जो उच्च स्तर की आवश्यकता थी, स्नेह पाने की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और सिद्धि की आवश्यकता। अब हम बात करते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो आज हम मूल प्रवृत्ति के अंदर उसके अर्थ, परिभाषा और प्रकारों के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। देखिए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत 1908 में इंग्लैंड के निवासी विलियम मैकडूगल ने किया था। कहने का तात्पर्य है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल के द्वारा 1908 में किया गया था, जो कि इंग्लैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम मूल प्रवृत्ति का संप्रत्यय का प्रयोग विलियम जेम्स द्वारा किया गया, लेकिन पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल द्वारा किया गया। इसीलिए विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक कहा गया है। आपके एग्जाम में आता है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो मैकडूगल ने किया था। और सर्वप्रथम जो संप्रत्यय जो लेके आया, उस तो संप्रत्यय का जो प्रयोग किया गया इसका मूल प्रवृत्ति का, वो आएगा आपका विलियम जेम्स। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अर्थ कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। प्राणी जन्म लेने के बाद से ही अपनी आवश्यकताओं एवं वातावरण से प्रभावित होकर किसी न किसी प्रकार का व्यवहार करना आरंभ कर देता है। इसमें से उसके कुछ व्यवहार जन्मजात और स्वाभाविक शक्तियों के कारण होते हैं। उसका व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। ये तो हम भी जानते हैं। हम जब भी कोई भी बिहेव करते हैं तो हमारी परिस्थितियाँ कार्य के अनुरूप बदल जाती है। जैसा कार्य होगा उसके अनुरूप हम व्यवहार करते हैं। ये जन्मजात शक्तियाँ जो प्राणी मात्र के व्यवहार को परिसंचालित करती है, मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती है। अब प्रकार क्या है मूल प्रवृत्तियों के? मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, रेबर आदि अन्य वैज्ञानिकों ने किया था, लेकिन मैकडूगल द्वारा किया गया मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और
मानना है। मूल प्रवृत्तियों में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई है मैकडूगल ने, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ एक इंसान के अंदर, एक मनुष्य के अंदर होती है, जो उसे जन्मजात मिलती है। देखिए मूल प्रवृत्ति, और यहाँ पे है इमोशंस। व्यक्ति में ये जो 14 टाइप्स की, मतलब 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ होती है। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, है ना, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, इन सब चीज़ों को आप भी जानते हैं, क्योंकि ये आप में भी शामिल है, मुझ में भी शामिल है, सभी में। तो ये हमारी सारी क्या है, मूल प्रवृत्तियाँ है। देखिए पलायन, जब पलायन हो जाता है तो एक भय सा बना रहता है हमारा, एक, ठीक है। युजुत्सा, क्रोध, कि जब कोई व्यक्ति को कोई भी अचीवमेंट नहीं पकड़ पाता है तो उसमें क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये सारे इमोशन से जुड़े हुए हैं हमारे, जो भी मूल जो प्रवृत्तियां हैं जो एक इंसान के अंदर होती है, वो सारी इनसे जुड़ी हुई होती है। ये 14 टाइप की हैं, 14 प्रकार की है, तो ये सारी लिखी हुई है। नेक्स्ट है हमारी, इनकी क्या विशेषता है। जो मूल प्रवृत्तियाँ है वो हमारे अचेतन मन में होती है। उसने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, ये सब चीज़ें किसके अंदर होती है, अचेतन, जिसका हम बहुत सोच विचार करते रहते हैं, अचेतन मन में पता नहीं क्या क्या विचार, क्या क्या सोचने विचारने की हमारे में चलती रहती है। वही किससे रिलेटेड, जो मूल प्रवृत्तियाँ जो टाइप होती है, क्रोध, चेतना, क्रोध आना, भय आना, प्रेम, इसमें ये सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति जन्मजात और स्वाभाविक होती है। ये बात की थी हमने जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि मूल प्रवृत्तियाँ हमें कोई नहीं लाके देता, ये जन्मजात और स्वाभाविक ही हमको मिलती है। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति का रूप, स्वरूप, कार्य सभी प्राणियों में अलग अलग होते हैं। रूप सभी का अलग होता है, कोई क्रोध ज़्यादा करता है तो कोई कम करता है, तो उसका स्वरूप भी अलग होता है, और वो कार्य को लेके का सब एक ही प्रकार से क्रोध नहीं होता है। क्रोध कई प्रकार से होता है, कई प्रकार से स्नेह होता है, कई प्रकार से पलायन करता व्यक्ति, कई प्रकार से ईर्ष्या की भावना होती है। ये सारी चीज़ें प्राणियों में अलग अलग प्रकार से होता है। मूल प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है, ये तो बिल्कुल पता है, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम, या फिर अगर ज़्यादा कम भी होती है तो हम परिस्थिति के अनुसार करते हैं। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति आदतों से भिन्न होती है। ये अब हम सभी जानते हैं कि आदतों के अनुरूप होती है, मतलब भिन्न होती है, उससे जुड़ी हुई नहीं होती है। नेक्स्ट है, प्रवृत्ति से व्यवहार क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। मूल जो प्रवृत्तियाँ है, जैसा व्यवहार सामने वाला करता है वैसा ना करके उसको सेटिस्फेक्शन देने के लिए हम वो बना रहा था तो हम उसको सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं कि व्यवहार के अंदर जो करता है वो क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है कि हमें कैसा करना है और कैसे तरीके से नहीं करना है। नेक्स्ट है, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष होते हैं, भावात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक। इमोशंस है वो भावात्मक रूप भी होता है और क्रियात्मक रूप भी होता है, कैसे हम उस काम को कैसे कर रहे हैं, कितने मनोभाव से कर रहे हैं और कितने नॉलेजेबल से कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें किस में शामिल होती है, हमारी मूल प्रवृत्तियों में शामिल है। तो ये इनकी विशेषताओं के अंतर्गत आती है। अब मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व क्या है, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए किससे हैं, एजुकेशन से, तो इनका शैक्षिक महत्व क्या है। बालक की रुचि व रुझान जानने में हमको सहायता मिलती है, किस प्रवृत्ति का है बालक, कैसा है, कैसा बिहेव वो कर रहा है, तो ये हमको किस तरीका इंटरेस्टेड है उस वो है ना, कितनी जल्द क्या किस कार्य को कितनी उत्सुकता से वो करना चाह रहा है, किस में इंटरेस्टेड है, ये हमको जानने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, प्रेरणा प्रदान करने में सहायता देती है। कि प्रेरणा प्रदान करने में ये है कि मूल जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, हमने 14 टाइप्स की प्रवृत्तियाँ होती है, ये हमको मोटिवेशंस देती है कि किस तरीके से हमको ये जो इमोशंस है किस तरीके से हमको काम में लेना है, कैसे लेना है। बालक के मन को समझने की क्षमता प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है कि बालक किस तरीके से किस तरीके से वो पढ़ना चाहता है, किस तरीके से नहीं, खेल के माध्यम से पढ़ना चाहता है तो उसको खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। या कोई व्यक्ति होता है मौखिक रूप से जल्दी समझ जाता है, कोई व्यक्ति होता है दिख के जल्दी समझता है, कई चीज़ें होती है। आजकल तो आपने देखा होगा कि बच्चों को पढ़ाया जाता है तो पीपीटी के माध्यम, स्लाइड के माध्यम से पढ़ाया जाता है, और नए नए तरीक़ों से, नए नए गेम के माध्यम से, नई नई अच्छी अच्छी स्लाइडें बना के पिक्चर्स भी उसमें शामिल की जाती है, इसके आधार पर बच्चों को समझाने की, तो उनकी क्षमता का हमको पता चल जाता है। जब बच्चा पढ़ाने
के लिए जाता है, बीएड के अंदर कोर्स के अंदर, जब वो तो चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, या कहीं तक किसी भी विजिट की किसी भी वीडियो वगैरह के अंदर विजिट करवा के भी हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उनकी क्षमताओं का हम प्रदान कर सकते हैं, समझने की क्षमता हमको प्रदान होती है। नेक्स्ट है आदत निर्माण में सहायता, कि आदत निर्माण में सहायता में भी हमें बहुत हेल्प करती है। चरित्र विकास में सहायता, किस तरीके का कैरेक्टर्स वाला बालक है, कैसा नहीं है, तो हम लोग उनको समझकर उनको समझाने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। ज्ञानार्जन में सहायता, अभी बताया ही था कि हमको कोई भी टॉपिक लेके हम पढ़ा रहे हैं तो पहले उनकी चीज़ों को जाने, किस तरीके से पढ़ाना है, कैसा पढ़ाया है, मॉडल के माध्यम से अच्छा समझ जाएगा बच्चा, या चार्ट के माध्यम से, या किसी पिक्चर के माध्यम से, ये तो हम ज्ञानार्जन कराने में भी ये भी सहायता हमको इमोशंस के माध्यम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अनुशासन स्थापित करने में सहायता, बच्चे के अनुरूप कार्य करेंगे कि बच्चा खेल के माध्यम से है, बच्चा वीडियो के माध्यम से जानना चाह रहा है उसको चीज़ को, या किसी भी माध्यम से जानना चाह रहा है, तो बच्चा जब सीखेगा तो अनुशासन अपने आप उसके अंदर आएगा। तो ये थी आज की सिद्धांत में, अब 2 सिद्धांत यहाँ पे पढ़े। जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो बाकी जो सिद्धांत है, 3 सिद्धांत, उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।